क्षेत्र में घुसा गया। भाई सबका आपने इसमें नाम लिख दिया, 8-8 लोगों का। बहरहाल इस बात की नाराजगी बहुतों में है। हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराज। तरीके से गोली चलाने की धमकी दी गई। किया था कि भैया शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, आप क्यों अभी से बोल रहे हैं बल का प्रयोग? कहीं ना कहीं आप लोग मन बनाकर आए कि आपको बल का उपयोग करना। कल के आंदोलन के बाद चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें तमाम बातें कर रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर, और जो लाठियां बर्बरता से बरसाई गई है उसको लेकर भी। और जब पत्रकारों द्वारा सवाल यह पूछा गया कि आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे थे, कानून का उल्लंघन कर रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब दिया और बताया कि अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता को कुछ भी हो जाता तो तमाम बातें हैं। उसके बाद अपनी माँ के ऊपर कही गई बातें भी लगभग 25 मिनट तक बोलते रहे कि हमारी माँ के ऊपर बहुत कुछ कहा जाता है, सब कुछ सुनते रहते हैं, मगर उन्हें भी अपमानित करने का कल प्रयास किया गया। और जो धाराएं लगाई गई है वह हम पर नहीं लगाई गई और उनके पार्टी के ऊपर लगा दी गई, और उनके ऊपर भी डंडे इसलिए नहीं बरसाए गए कि कहीं वह नेता नहीं बन गए। ऐसे तमाम बातें ये क्या कुछ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनेंगे इस वीडियो में। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं महान संत रविदास जी की जयंती के इस अवसर पर तमाम देशवासियों को संत रविदास जी के विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से समाज में समरसता, एकजुटता का विचार उन्होंने दिया था, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने को मिल रहा है। महान संत रविदास जी ने हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक बेहतर समाज की नींव रखने का उन्होंने प्रयास किया था। पर आज मुझे दुख इस बात का होता है कि जब अपने ही प्रदेश के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कल जिस तरीके से दुखद दृश्य हम लोगों को देखने को मिला, जहां पर शासन प्रशासन तंत्र के वो लोग जिनको बिहारियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है, वो ही अगर बिहारियों के खून के प्यासे हो जाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक, दुखद, निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। किनके इशारों पे, मैं व्यक्ति विशेष पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उन पुलिस कर्मियों पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी ऊपर से मिले अपने आदेशों का पालन कर रहे थे। उनके खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है, पर जिनके द्वारा उनको निर्देश दिए गए, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि दुर्भाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, एक मुख्यमंत्री अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाकर रौंद दो बिहारियों को, कुचल दो अपनी वैन के नीचे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री, जब बिहार में अपराध चरम सीमा की पराकाष्ठा पार करता है तो वो मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। आप सबके कैमरा गवाह हैं, मुझे कोई एक उनका वक्तव्य दिखा दीजिए जहां पे हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया हो कि फलाना जगह जो आपराधिक घटना घटी, या फलाना को जो गोली चली, या वहां पर जिस तरीके से बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके शव को फेंक दिया गया, या वहां पर जिस तरीके से लोगों को मार दिया गया, उस पर कोई एक बयान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिखा दे। खून खौलता है भैया बिहारियों का जब हम लोग अपने परिवार के लोगों को खोते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोशी से बैठे रहते हैं। मौन साधने के लिए आपको मुख्यमंत्री किसी ने कृपा पे नहीं बनाया था, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आग्रह करूंगा, आप लोगों ने जब अपनी कृपा उनके ऊपर बनाई, आप लोगों ने जब अपना आशीर्वाद इनको दिया, और एक तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि पहले भी 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, 15 साल से जो व्यक्ति प्रदेश में मुख्यमंत्री है। और आज जब प्रदेश की बदहाली का जिक्र होता है तो मुख्यमंत्री बोलता है कि जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार क्या था। कल के मेरे युवा बताइए, किसी को फर्क पड़ता है कि 15 साल के पहले का बिहार क्या था? कल जो सड़क पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद थे, मुझे बताइए ना, उसमें से किसको फर्क पड़ता है भैया 15 साल पहले का बिहार कैसा था? आप में से भी अधिकांश लोग उस आयु वर्ग के हैं जो 25, 30, 35, 40, नहीं फर्क पड़ता भैया हम लोगों की 15 साल पहले का बिहार कैसा था।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, आप बताइए कि आज का बिहार कैसा है। नीति आयोग बोलती है कि आप फिसड्डी हैं। तमाम रिपोर्ट सरकारी हो प्राइवेट एजेंसीज की हो, तमाम रिपोर्ट्स बोलती हैं कि अपराध में प्रथम श्रेणी पर बिहार है। जब बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था की बात की जाती है तो प्रथम श्रेणी पे बिहार रहता है, अपराध में प्रथम श्रेणी पर रहता है, भ्रष्टाचार में प्रथम श्रेणी पर रहता है। भैया शर्म आती है हम लोग को, शर्म आती है हम लोगों की मुख्यमंत्री आप 15 साल से हैं और 15 साल से आज तक बिहार में आपने कोई कारखाना नहीं खोल पाए। एक सुई का कारखाना बताइए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी खोल के दिया हो? बल्कि जितने चालू मिल थे उनको बंद करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने कराया। चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, विभिन्न जिलों में चले जाइए और बोलते हैं कि भैया भूगोल ऐसा है कि बिहार में हम रोजगार नहीं ला सकते। क्यों जितने रिक्त पड़े पद हैं वो मुख्यमंत्री उसको भरने का काम नहीं करते? क्यों जितनी बंद मिलें पड़ी हैं आप उसको चालू करने का काम नहीं करते? अगर आपसे चालू नहीं होता तो यंग ब्रेन्स बहुत है मुख्यमंत्री जी बिहार में। बनाइए एक टीम, वाइबल प्रोजेक्ट आपको तैयार करके देंगे वो लोग कि भैया कैसे बंद पड़ी मिलों को चालू करवा कर उसको एक वाइबल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। क्यों नहीं आज तक आपने निवेशकों को बिहार में बुलाया? क्यों नहीं उनसे आपने यहां पर निवेश करवाया, इन्वेस्ट कराया? क्यों नहीं आपने बिहार में टूरिज्म को प्रमोट करके बिहार में राजस्व बढ़ाने का आपने प्रयास किया? आप कर क्या रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे बताइए ना। बिहारियों पर गोली चलवाने के अलावा, बिहारियों को जहरीली शराब पिलवाने के अलावा, पिलवाने शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये शासन प्रशासन की संरक्षक है, ये शराब पिलवाई जा रही है। बिहारियों को आज की तारीख में नशे का आदी बनाया जा रहा है। भैया ड्रग सप्लाई हो रही है बिहार में। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के मिशन पे निकले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक पूरी पीढ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दी, हाशिए पे लाके खड़ी कर दी। जो पिछले 15 साल पहले जो पहले फर्स्ट टाइम का जो वोटर होगा, जो 18 साल का हुआ होगा, 15 साल पहले 2005 की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया होगा, वो पूरी पीढ़ी मुख्यमंत्री ने बर्बाद कर दी, सिर्फ झूठे वादे झूठे सपने दिखाकर। उन लोगों से पूछे जिनकी उम्र समाप्त होती जा रही है भैया, और वो अभी भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बार 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 नियम कायदे कानून आप बदलते रहते हैं। विज्ञापन में कुछ छापते, एसटीटी के छात्र किस बात का हंगामा कर रहे हैं? सुनता है कोई इनके यहां? सुनता है कोई मुख्यमंत्री को के यहां? भाई एसटीटी के छात्र इतने समय से बार बार धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि भैया विज्ञापन क्या था देखिए, भर्ती के नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है, क्यों कानून के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ना आप भर्ती करवाएंगे, ना आप नए रोजगार के अवसर आप पैदा करेंगे, और युवा पीढ़ी को आप सड़क पर आप मरने के लिए आप छोड़ देंगे। और यही युवा जब आपसे अपने हक अधिकारों की मांग करने के लिए जब सड़क पर उतरता है तो आप उस पर लाठियां चलाते हैं। कल मेरे कार्यकर्ताओं का क्या दोष था मुझे बताएं, क्या दोष था मेरे कार्यकर्ताओं का? इस बात का जवाब चाहिए मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्यों मेरे कार्यकर्ताओं पे इस बर्बरता से लाठियां चलाई गई? तस्वीरें आप देखिए। उंगली तक काट दी गई है। इधर देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के प्रणव, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर दे दिया गया है। सर वो व्यक्ति चलने के काबिल नहीं रहा। इधर सर, इधर सर। महिलाओं की हालत देखिए, सर फूटा है। ये वीडियो भी आप लोगों के पास है जब उनके सर पे चोट लगी थी, सर इधर सर, पट्टी बांधी जा रही थी उनके सर पर। एक महिला के गाल पे इतनी जोर से आपने मारा कि गाल इतना सूज गया। भाई क्या दोष था मेरे कार्यकर्ताओं का, बताए ना मुझे। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे थे। भाई सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका, क्या हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने, और यही सच्ची पत्रकारिता की पहचान है, और इस पहचान को कृपा करके आप लोग बनाए रखें। कल बिना लाठी डंडों का डर भय के आप लोग बीच मैदान में कूदे ताकि सही तस्वीरें जनता के सामने आए। मैं महिला पत्रकारों का मैं धन्यवाद करूंगा भाई, जिस हिम्मत के साथ, जिस साहस के साथ, निरंतरता से डट के खड़ी रही हैं।
आप लोग डट के खड़े रहे अपने कैमरे की परवाह किए बिना। आप लोगों के ऊपर भी संभवतः कितनी लाठियां चली होंगी, आंसू गैस आपकी आंख में, नाक में, गले में। मैंने वॉइस चोक होती हुई देखी है जब लाइव रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे थे। मैं दिल से हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये सही तस्वीर जनता के बीच जानी चाहिए, जरूरी है, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का असली और घिनौना चेहरा जनता के सामने आए। मैं सही में मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोग शांतिपूर्वक जब हम लोग मार्च कर रहे थे, हम लोग जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौक तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आए। और मुझे नहीं पता तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, मैं कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहता, पर यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब हम लोग जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौक तक हम लोग आए, उस रोड के ऊपर उल्टी दिशा में एक बस पार्क करके रखी गई थी। वो बस क्यों पार्क की गई थी भैया, बताएं हमको। और उस बस में से महिलाएं बैठी हुई थी। क्यों? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि कोई ऐसा हुड़दंग हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे जिसका हवाला देते हुए वो हमारे कार्यकर्ताओं को दोषी साबित कराए? क्या ये चाहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? महिलाओं से भरी हुई बस को उल्टी दिशा में क्यों पार करके रखा गया था, इस बात का जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन सी बस थी वो? टूरिस्ट बस थी तो उल्टी दिशा में क्यों थी? प्रशासन की बस थी तो भी उल्टी दिशा में महिलाओं के साथ वो बस क्यों पार्क थी? और मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं का। मेरी ताकत है, मेरी रीढ़ की हड्डियां ये। जितना मैं इनका धन्यवाद करूं, जितनी मैं इनकी तारीफ करूं, उतनी कम है। जिस संयम के साथ, जिस शालीनता के साथ जो पहचान रही है हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, एक एक कार्यकर्ता ने उस संयम का, उस शालीनता का कल परिचय दिया। हमारे धैर्य की जितनी आजमाइश की गई, उतनी आजमाइशों पर हम लोग खरे उतरे। ना हमारे कार्यकर्ता ने हाथ बांधे, हमारे कार्यकर्ता सिर्फ आग्रह करके आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। डाक बंगला चौक पर मैं खुद वहां पर आधे घंटे तक खड़ा रहा, विनम्र निवेदन करता रहा, और उसके बाद भी हम लोगों ने कोई धक्का मुक्की नहीं की। आराम से हम लोग बैरिकेड से उतरते हुए, हाथ जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। उसी तरीके से डाक बंगला चौक से आईटी गोलंबर तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग चल रहे थे। आईटी गोलंबर पर वो साजिश आप लोगों ने देखी जो हम लोग से की गई। कल मैंने कुछ अपने पत्रकार साथियों से उनको मैसेज कर मैंने आग्रह किया कि भैया वो वीडियो प्लीज आप मुझे भी भेज दें। साजिश के तहत मैं अगली पंक्ति में जब चल रहा था, मुझसे बतियाते हुए कुछ पुलिसकर्मी और मीठी मीठी बातें करते हुए, बहरहाल मैं पुनः दोहराऊंगा, मैं उनको दोष नहीं देता, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे, मीठी मीठी बातें करते हुए मुझे मेरी फर्स्ट लेयर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी थे उनको बतियाते हुए आगे गोलंबर के पास तक ले गए, और जहां पे रास्ता खत्म होता है वहीं पर घेर कर अपराधियों की तरह उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगे। वो तो शुक्र कीजिए कि कहां से भगवान ने मुझे बुद्धि दिया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पीछे की भीड़ जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बर्बरता के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी बिना देखे हुए कि भैया डंडा सर पर जा रहा है, कमर पर जा रहा है, हाथ पर जा रहा है, आंख पर जा रहा है, अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को 3 पुलिसकर्मी ने घेर घेर कर लिपेट लिपेट कर मारा। वो तो जब मैं वापस दौड़ कर गया तब जाकर वो लोग शांत हुए, और उसके बाद जब जेपी गोलंबर से हम लोग आगे बढ़े हड़ताली मोड़ तक, तो म्यूजियम के पास हम लोग चल रहे हैं भैया शांति तरीके से। और अब तो ये वो रास्ता आ गया है बेली रोड का जो कि चौड़ा रास्ता है। पीछे तो डाक बंगला तक फिर भी थोड़ा सा संकरा रास्ता था, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो चौड़ा रास्ता है, भीड़ भी आराम से चल रही थी, कोई हंगामा नहीं हो रहा था। यकायक सामने से फायरिंग की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और सीधा पानी की बौछार की जाती है। मैं खुद उस टैंकर के सामने खड़ा हुआ था, भैया की कीजिए ना मुझ पे बौछार। पर यह कायरता की निशानी है कि जो सीना ठोक कर आपके सामने खड़ा है, हिम्मत थी तो मुझ पे चलाते ना वो वाहन अपना। मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से अंधाधुंध गाड़ी लेकर आप दौड़े हैं,
अंधाधुंध गाड़ी लेकर आप दौड़े, वो भी उल्टी दिशा में। मेरी माता जी की गाड़ी ठीक उस काफिले में पीछे थी। उनकी गाड़ी को एक क्लोज काउंटर से बस हल्का सा मिस करते हुए वो वाहन निकला वहां से और उल्टी दिशा में दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है। भाई अपराधी है क्या, बताइए ना मुझे। आतंकी हैं हम लोग। बॉम्ब प्लांट किया, क्या किया? कल हम लोग के ऊपर धाराएं लगाई गई, ऐसी धाराएं। जब हम लोग को हिरासत में लिया गया तो एक के बाद एक ऐसी धाराएं, उपद्रव किया, ये क्या। एक तस्वीर दिखाइए। हाँ, मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल ने एक वो फुटेज दिखाई जहां पे हमारे कुछ साथी संभवतः उसी वाहन पर, भैया आक्रोश आएगा, मैं भी दौड़ा था उस वाहन के पीछे। एक गलती सोच लीजिए भाई, जो चला रहा है वो भले किसी के भी आदेश में चला रहा है, मानव ही है ना वो। एक गलती से भी स्टीयरिंग का बाएं दाएं जाना, किसी गाड़ी के ऊपर चल जाता, किसी टेम्पू के ऊपर, किसी 3 व्हीलर के ऊपर, भाई उम्र भर हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते। मेरे कार्यकर्ता के पांव के ऊपर अगर एक पहिया चढ़ जाता, कौन उसका जिम्मेदार होता? और उसके बाद भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक वहां पर गिरफ्तारी हम लोगों ने दी। जब आप आए हम लोग को गिरफ्तार करने, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग गिरफ्तारी हम लोगों ने दी। और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं, मेरे नहीं वो तो मेमोरेंडम देने गए हैं, ये देने गए, आप सच्चाई बताइए ना कार्यकर्ताओं को। आप बोलिए कि भाई हम आपके नेता को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। अब हमारे कार्यकर्ताओं को अंधेरे में आपने रखा और उसके बाद वहां पे जब कार्यकर्ता अपने समर्थन में टू शो देयर सॉलिडेरिटी टुवर्ड्स देयर लीडर जब वो आना चाहते थे, उनको जिस तरीके से रोका गया। भाई पिछले 44 साल में पहली बार मेरी मदर को रोका गया अपने बेटे से मिलने के लिए। 44 साल से वो बिहार आ रही हैं। जब पहली बार शादी कर मेरे पिताजी के साथ जब वो बिहार आई थी, तब से लेकर आज तक बिहार की हर सुख दुख की घड़ी में वो मजबूती से खड़ी रही। क्या क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जाते, क्या क्या निजी टिप्पणियां उनके ऊपर नहीं की जाती। पंजाबी है, ये है, वो है। कोई ऐसा रीति रिवाज धर्म बता दीजिए मुझे जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से ना किया हो। छठ पूजा, दिवाली जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। पर आज 44 साल के बाद भी विपक्षी दल, विपक्षी नेता हैं जो उनको अपनाने को तैयार नहीं होते। एक बेटे से उनको मिलने से रोका जाता है। सड़क पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, जो हमेशा पर्दे के पीछे रही मेरे पिता की ताकत बनकर। कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं रखी, कोई सत्ता का उन्होंने लोभ नहीं रखा, कभी मीडिया के सामने उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा और कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि भैया मीडिया, कल आप लोग खुद कितनी बार गए, बट जब तक शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था वो आप लोगों से शीशा बंद कर हाथ जोड़ती रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। पर उस मां की पीड़ा को समझिए, कितनी कर रही होंगी वो अंदर, जब उनको पता चला कि उनके बेटे के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठी छोड़ी गई। बहरहाल वो भी एक क्रांतिकारी की बीवी नहीं है, उनको इस बात से डर नहीं लगता, डरती नहीं है, वो घबराती नहीं है। कल को उनके बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तब भी वो डरेंगी नहीं, विचलित नहीं होगी। पर कम से कम मिलना तो चाहती हैं, गले लगाकर इस बात का आश्वासन तो चाहती हैं कि मेरा बेटा ठीक है, या ठीक है कि भी नहीं, इतनी तो पता चले। उनको पुलिस स्टेशन तक नहीं आने दिया जा रहा, वहां पर रोका जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके बेटे को कहां लेकर जाया जा रहा है। और उसके बाद जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहां पर जाकर आपके तमाम नियम कायदे कानून का हम लोगों ने पालन किया। जो अस्वीकार्य था वो अस्वीकार्य था। 151 धारा हम लोग नहीं मानते कि हम लोगों पे लगनी चाहिए, वो हम लोगों ने उसको रिजेक्ट की, हम लोग को हिरासत में लिया गया, हम लोग बाहर आए। पर उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग के ऊपर FIR दर्ज की गई, भाई गजब परंपराओं की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नामजद FIR। और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे।
राइट? मैं अगर नहीं होता तो शायद आक्रोश लोगों में वैसे भी है, पर शायद इतना बड़ा या इस तरीके से नहीं होता। पर ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। आज अगर चिराग पासवान नहीं होता तो और अनेकों मार्च होते, पर यह बिहार बचाओ मार्च 15 तारीख का नहीं होता। तो ये एफआईआर सबसे पहले चिराग पासवान पर होनी चाहिए थी। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना, मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। चिराग को खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो ये बच्चा नेता बन जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, डर की पराकाष्ठा देखिए कि हमारे तमाम नेताओं पर नाम ढूंढ ढूंढ कर हमारे नेताओं पर। अतः अनुरोध है कि संजय पासवान, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 221 ए श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के नजदीक पूरा, मतलब अली गली में कोई इन्होंने नल जल भी लगाया होता तो उसका भी परिचय दे देते कि वहां बोरिंग रोड पटना, वहां पर संजय पासवान, दूसरे नंबर पर राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर हुलास पांडे, प्रदेश अध्यक्ष चौथे नंबर पर रेणु कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव 5वें नंबर पर अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद 6ठे नंबर पर डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय महासचिव 7वें नंबर पर वेद प्रकाश पांडे, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष 8वें नंबर पर राजेश भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता सभी पार्टी लोजपा एवं अन्य करीब सैकड़ों अज्ञात के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा गया। भाई सबका आपने इसमें नाम लिख दिया, 8-8 लोगों का। बहरहाल इस बात की नाराजगी बहुतों में है। हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है जिनका नाम नहीं आया। भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोग पे एफआईआर कीजिए, हम लोग पे एफआईआर कीजिए। ये भेदभाव पार्टी के भीतर मत कीजिए, बांटने की राजनीति पार्टी के भीतर मत कीजिए मुख्यमंत्री जी। हाँ बिल्कुल, बांटने में मास्टर है। आप दलित महादलित कीजिए, आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए। इसमें 2 गुट मत कीजिए कि एक नामजद वाला गुट, एक गैर नामजद वाला गुट। चिराग जी आगे क्या आंदोलन आपका जारी रहेगा? क्योंकि भाई बस मैं 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। तो ये एफआईआर इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने की, उसमें आप सबके कैमरे साक्षी हैं कि अगर उसमें कोई नेतृत्व कर रहा था और किसी को अगर आपको सही में जिम्मेदार ठहराना है तो वो चिराग पासवान था। और मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान ना लाठियां खाने से डरता है, ना आपकी गोलियों से डरता है। आपके एक अधिकारी ने, राजेश भट्ट यहां पर मौजूद है, उनके ऊपर, और वो वीडियो आप सबके सामने मौजूद है, जिस तरीके से गोली चलाने की धमकी दी गई। भाई प्रशासन के लोग इस तरीके से, हम लोग को डाक बंगला चौक पर हम लोग को बोल दिया गया था कि हम लोग आपके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे। मैंने उस वक्त भी इस बात को मैंने उजागर किया था, मैंने प्रोटेस्ट किया था कि भैया शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, आप क्यों अभी से बोल रहे हैं बल का प्रयोग? कहीं ना कहीं आप लोग मन बनाकर आए कि आपको बल का उपयोग करना। राजेश भट्ट जी के साथ हुई उस बहस में उन्होंने खुलकर बोला। साथ में हमारी एक महिला नेत्री भी मौजूद थी, इंदु कश्यप जी वहां पर मौजूद थी, जो महिला की हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके सामने बोलते हैं कि भैया गोली चला देंगे। तो चलाइए मुख्यमंत्री जी, सीना तान कर। हर लोजपाई रामविलास यहाँ पर खड़ा है, जितनी गोलियां चलानी है चलाइए, पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यह आगाज था 15 फरवरी 2022 बिहार के इतिहास में, जिस तरीके से हम लोग, और इसीलिए मैंने जेपी गोलंबर पर, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपने इस आंदोलन की शुरुआत की। जिस तरीके से सन 74 में जेपी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी उपज आज के तमाम मौजूदा नेता और साथ साथ मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं। और उस वक्त मुझे ताज्जुब ये होता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री
खुद छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, या कहा यही जाता है, मैं उस वक्त जीवित नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता, पर कहा जाता है कि वो छात्र आंदोलन से निकल कर आए, छात्र राजनीति उन्होंने की, और आज आप खुद छात्रों पर लाठियां चलवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अगर खुद लाठी खाई होती तो उसकी पीड़ा को समझता। तो झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री कि वो छात्र आंदोलन से निकले, बट इतना जरूर समझ लें कि इस आंदोलन से जितने नेता निकलेंगे, जेपी आंदोलन से बड़ा यह आंदोलन होगा, और बिहार में बदलाव की नींव 15 फरवरी 2022 ने रख दी है, जो अगले मध्यावधि चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाकर ही दम लेगी। ये वादा आप लोगों से करता हूं। अब कोई सवाल नहीं।